नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में जो आज हम बात करेंगे वो है सिडनी सिक्सर्स और मेलबोर्न स्टार्स के बीच होने वाले बिग बैश लीग के मैच नंबर 27 के बारे में डिटेल से कवर करेंगे कि इस मैच के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको लेकर चलना है। क्या ग्लेन मैक्सवेल आपके लिए ज़रूरी है? क्या ग्लेन मैक्सवेल को छोड़ सकते हैं, स्टोइनिस को कैप्टन करें, या फिर जो नए प्लेयर टीम में एंट्री कर रहे हैं जैसे कि सैम करन आपको ये मैच खेलते हुए नजर आ सकते हैं कि क्या सैम करन को लिया जाए? तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आए। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद अपने कॉम्बिनेशन को तैयार करोगे तो बेहतर रहेगा। तो चलिए मित्रों, चलिए मेरे भाइयों, शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ आप हमारे साथ में टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अब काफ़ी सारे भाई नाराज़ हैं मुझसे वो इस बात से कि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं ला पा रहा हूं या फिर कई बार अपडेट मिस कर दे रहा हूं। तो दोस्तों, मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा, बस एक छोटा सा रीज़न है जो मैं आपको बता देता हूं। अभी क्या है, टूर्नामेंट का सीज़न चल रहा है, जगह जगह टूर्नामेंट हो रहा है और मैं खुद क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ। चाहे जीते हारे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं टूर्नामेंट खेलने जाता हूँ और इस वजह से ना मैं अपडेट नहीं दे पाता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं मिस कर देता हूँ अपडेट देना, या फिर कई बार वीडियो मिस हो जाता है, थक जाने की वजह से ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो कुछ ही दिनों की बात और है, लगभग मेरे जो डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास के सभी टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएंगे और फिर मैं फ्री हो जाऊंगा और फिर पूरी तरीके से हम आपके साथ में क्रिकेट से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम मैदान के बारे में। मैच होगा मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में और इस मैदान के ऊपर टोटल 75 मैचेस हो चुके हैं। बड़े कमाल की बात यह है कि ये कुछ चुनिंदा ग्राउंडों में से एक ऐसा ग्राउंड है जिस पर कि चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया है, क्योंकि ज़्यादातर ग्राउंड ऐसे हमने देखे हैं जहां पर पहले बैटिंग कर लो या सेकंड बैटिंग कर लो कोई खास अंतर था नहीं, लेकिन इस मैदान पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने में ना ज़्यादा फायदा हुआ है। अब यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो लगभग 160 का है और यहाँ पे जो स्कोर बनता है वो दो तरह के स्कोर हैं, या तो बिल्कुल 150 से कम स्कोर रह रहा है, ठीक है, या फिर स्कोर 190 के आसपास जाता है। तो ये दो स्थिति हमें देखने मिली है, या तो बिल्कुल 150 से कम या फिर 170 से 190 के बीच का स्कोर हम देख पाते हैं। अभी इस मैदान पर जो आखिरी कुछ मैचेस हुए हैं उसमें एक आप देखेंगे 173 का स्कोर था, एक था 158 का, एक बार 168 बना और एक बार 156 बना। तो एवरेज स्कोर निकल रहा है वही 158 वाला, ठीक है। और स्कोर कर कौन रहा है जरा इस पे नजर डालते हैं। स्कोर जीता कौन है वो देख लेते हैं पहले। सेकंड बैटिंग विन कर गई, ठीक है, यहां पर भी सेकंड बैटिंग विन कर गई, यहां देखेंगे सेकंड बैटिंग विन करके गई है और यहां पे जरूर सेकंड बैटिंग नहीं जीत पाई। तो 4 में से जो 3 मैचेस आपके सामने हैं उसमें सेकंड बैटिंग ने मैच को जीत लिया। तो पहली चीज हमारी बिल्कुल पास है, जो हम बात कर रहे हैं कि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम मैच को निकाल रही है। दूसरी चीज, अगर हम देखें कि विकेट कितने जा रहे हैं पहली इनिंग और सेकेंड इनिंग में, तो 9 विकेट, 6 विकेट, यहां पे 9 विकेट और यहां पे 7 विकेट, मतलब 9, 18, 25 और 6 31 विकेट। 40 में से 31 विकेट जा चुके हैं पहली इनिंग के अंदर, ठीक है। ये फर्स्ट इनिंग की बात है। और सेकंड इनिंग की स्थिति क्या रही है देख लेते हैं। 6, 9, 15, 15 और 5 20, 20 और 2 22 विकेट। सेकंड इनिंग में जो हमने विकेट देखे हैं वो है टोटल 22, कितने में से? 40 में से। अब आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए खुद से ही, आप सभी समझदार हैं कि भैया पहली इनिंग में अगर ज्यादा विकेट जा रहे हैं तो पहली इनिंग के ज्यादा बॉलर रखने में फायदा है जो पहली इनिंग में बॉलिंग कर रहे हैं। सेकंड इनिंग में अगर कम विकेट देखने मिल रहे हैं, एवरेज अगर आप विकेट निकालोगे तो लगभग 6 विकेट का एवरेज है सेकंड इनिंग के अंदर और पहली इनिंग के अंदर लगभग 8 विकेट का एवरेज आपको देखने मिल जाता है। तो ये दो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि सेकंड इनिंग में कम गेंदबाज रखकर भी आपका काम चल सकता है, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ जाते हैं कि स्कोर कौन कर रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे टॉम करन नंबर 7 पर बैटिंग कर रहे थे, मैक्सवेल नंबर 6 पे थे, जैकब बैथल नंबर 4 थे और बेन मैकडरमोट नंबर 4 पर थे। तो ये एक और चीज जो हमें समझ में आ रही है जो दूसरे ग्राउंड से काफी अलग है वो ये कि यहां पर ना मिडिल ऑर्डर ने स्कोर किया है। अच्छा, पहले बैटिंग करने वाली टीम जब जीत सकती है जब किसी टीम का मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा ही तगड़ा हो, क्योंकि मिडिल ऑर्डर स्कोर कर रहा है और अगर वहां कोई अच्छा प्लेयर है तो उसके जीतने के चांसेस बन सकते हैं। अब यहां विकेट कितने गए हैं पावर प्ले में? बहुत
मतलब लॉजिकली ही सारी चीजें हो जाती हैं, आपको ज्यादा बहुत फंसने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको बताता हूं जैसे आप समझिएगा उसको कि भैया अगर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर स्कोर कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत समझदारी वाली बात है कि ऊपर के विकेट जल्दी गिर रहे होंगे, इस वजह से नीचे के प्लेयर को बैटिंग करने का ज्यादा मौका मिल रहा है। और आप ये चीज देख भी पाएंगे कि पावर प्ले में 50 पे 2 थे, 43 पे 2 थे, 32 पे 2 थे और 38 पर 3 विकेट थे। बिल्कुल क्लियर बात है कि अगर टॉप ऑर्डर के विकेट गिरेंगे, ऊपर के विकेट गिरेंगे, तभी तो नीचे के प्लेयर को मौका मिलेगा। और ऊपर के अगर विकेट जा रहे हैं तो कौन निकालेगा? नई नई गेंद से गेंदबाजी करने वाले बॉलर। तो नई गेंद से जो गेंदबाजी कर रहा है उन पे दिमाग लगाओ। ये सारी चीजें पहली इनिंग के लिए थी, सेकंड इनिंग पे आ जाते हैं। अब कौन करता है ये सब, ये भी दिखाऊंगा आपको रिकॉर्ड के साथ, आगे चर्चा करेंगे। अभी आप यहां पे सेकंड इनिंग देखो भाई, एक विकेट पावर प्ले में 58 रन, एक विकेट पावर प्ले में 41 रन, यहां जरूर 3 विकेट गए और यहां पे सिर्फ 1 विकेट। मतलब अगर 1 विकेट गिर रहा है तो आपके पास फिर भी दूसरे और तीसरे नंबर के प्लेयर का मौका है कि वो स्कोर करें। अब जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि ब्राउन ने बनाया 84, यहां विंसी ने बनाया 53, दोनों ओपन कर रहे थे। डकेट ने बनाया 67, ओपन कर रहे थे। बस इस वाले मैच में नंबर 4 का प्लेयर था स्टोइनिस, जिसने 62 बनाया। ठीक है, अब पहली इनिंग के विकेट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ज्यादा है। अब निकाले किसने हैं? फास्ट बॉलर के 5, फास्ट बॉलर के 8, फास्ट बॉलर के 5 और फास्ट बॉलर के 5, 10, 15, 23 विकेट। पहली इनिंग के जो 31 विकेट हमने देखे थे उसमें से 23 विकेट निकाले थे फास्ट बॉलर ने। ठीक है, स्पिनर को कितने मिले थे? 3, यहां नहीं 4, 5 विकेट महज स्पिनर को मिले 5 विकेट। आप कहोगे बाकी विकेट कहां गए? विकेट तो टोटल गिरे थे 31। तो दोस्तों कुछ रनआउट भी होते हैं, रनआउट में लिखने से फायदा नहीं, क्योंकि ना वो फास्ट बॉलर को मिले हैं ना ही स्पिनर को मिले हैं। ठीक है, अब आप सेकंड इनिंग पे आ जाइए। सेकंड इनिंग में 4 विकेट फास्ट बॉलर को, 7 विकेट यहाँ पे 4, यहाँ पे नहीं मिला था। तो 7, 4, 11 और 4, 15 विकेट मिले हैं फास्ट बॉलर को पहली इनिंग के, सेकेंड इनिंग के अंदर। ठीक है, और स्पिनर को मिला है 1, 3, 0, 5। स्पिनर को कितने विकेट मिले हैं? स्पिनर को मिले हैं महज 5 विकेट। ठीक है, 15 और 5, 20 विकेट। दोनों इनिंग में 2-3 रनआउट हुए हैं, तो रनआउट हमने लिखे नहीं है। तो कुल मिलाकर एक चीज जो हमें समझ में आ रही है वो ये कि यहाँ ना फास्ट बॉलर्स का डोमिनेशन है, जो नई गेंद के साथ में गेंदबाजी करके देते हैं। स्पिनर्स का उतना ज्यादा रोल रहा नहीं। पहली इनिंग में मिडिल ऑर्डर ने अच्छा किया है, सेकेंड इनिंग में टॉप ऑर्डर ने अच्छा किया है। एवरेज स्कोर 160 का है और पहली इनिंग में ज्यादा विकेट, सेकेंड इनिंग में थोड़े से कम विकेट है। ये सारी चीजें क्लियर है। अगर सब कुछ क्लियर है तो वीडियो में जो लाइक का बटन है वो हम आप लोगों की दुआओं के लिए है, तो बस ऐसे ही लाइक कर दिया करो चलते फिरते। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भैया। अब दोनों टीमों के हेड टू हेड को समझ लेते हैं। 15 मैचेस जीते सिडनी ने, स्टार्स ने जीता है महज 10 मैचेस को। लास्ट टाइम सिडनी ने जब 144 बनाया था वो मेलबोर्न स्टार ने जीत लिया था। स्कोर करने वाला प्लेयर डैनियल ह्यूजिस अभी भी खेल रहा है। जेम्स जोएल डेविस 2 विकेट है। हार्पर ने 100 बना दिया था। इस खिलाड़ी से मैं उम्मीद करता नहीं हूं, हालांकि इसने 100 बनाया है। टॉम करन के 3 विकेट थे, पीटर सिडिल के 3 विकेट थे, स्टोइनिस के 2 विकेट थे। ठीक है, इसके पहले एक और मैच यहाँ पे है। वेबस्टर 48 का स्कोर किया, मैक्सवेल 58 का स्कोर किया, स्टिकी ने 3 विकेट निकाले, उसामा मीर और स्टोइनिस के 2-2 विकेट थे। यहाँ वेंसी का 53 और सीन एबॉट के 3 विकेट हमने देखे थे। ठीक है, अब आगे चलकर जरा पहले ये समझ लेते हैं कि कौन किस नंबर का प्लेयर है, कहाँ गेंदबाजी करेगा। ठीक है, कितनी गेंदबाजी करेगा ये आगे डिस्कस कर लेंगे। टॉम करन आपको पावर प्ले में मिल रहे हैं। ठीक है, 1 ओवर इनका डेथ में भी आता है, मतलब 3 ओवर तो कम से कम डाल ही रहे हैं, जो हमें अलग ही दिख रहा है। ठीक है, पीटर सिडिल ये 1 पावर प्ले में, 1 डेथ ओवर में, जो 2 ओवर हमें इनके नजर आ रहे हैं, बाकी बाद में ऐड करूंगा। मिचेल सिप्सन 1 17वां ओवर लेकर डाल रहे हैं, जो कि हमें दिख ही रहा है कि 1 ओवर इनका है। हारिस रऊफ पावर प्ले में 1 और डेथ ओवर में 2 ओवर डाल रहे हैं, तो 3 ओवर इनके हमें यहाँ क्लियर दिख रहे हैं। मार्कस स्टोइनिस 1 पावर प्ले में और मैक्सवेल भी 1 ओवर पावर प्ले में डाल रहे हैं। तो 3, 3, 6, 3, 9 और 2 11 ओवर आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब बचे हुए 9 ओवर किस किस के खाते में ऐड होंगे वो मैं बता देता हूं भैया। पहली चीज तो कि जो पीटर सिडिल है ये 1 ओवर और मतलब 3 ओवर कंप्लीट कर देंगे। स्विप्सन के भी लगभग आप 1 ओवर एक्स्ट्रा देख सकते हो। हारिस रऊफ 4 ओवर पूरे डाल देंगे। तो पहली चीज कितने हो गए? 4, इसके बाद 11 के बाद 12, 13, 14 ओवर निपट गए। अब इसके बाद स्टोइनिस के आप लगभग 2 ओवर और मैक्सवेल का 1 ओवर और देख सकते हो। 14 के बाद 16, 17 ओवर। अब बचे रही 3 ओवर की बात, तो 3 ओवर में सिडिल के 4 हो सकते हैं, स्विप्सन का 1 ओवर और बढ़ सकता है और टॉम करन अपने 4 ओवर पूरे डाल सकते हैं। इस तरीके से इनके ओवर आपको पूरे देखने मिल जाएंगे। कौन कहाँ गेंदबाजी करेगा ये हम समझ चुके हैं। आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे आप देखेंगे तो थॉमस रोजर्स जो है 14 इनिंग में 29 का एवरेज, लेकिन कितने 50 है, सिर्फ एक ही बार 50 किया है 14 इनिंग में। कितनी इनिंग में? 14 इनिंग में। अब आप क्या सोच रहे हो कि कोई खिलाड़ी 14 इनिंग में 150 कर रहा है तो वो बेहतर ऑप्शन है? नहीं है बेहतर ऑप्शन, ठीक है। ऐसा ही सैम हार्पर का है कि इन्होंने 150, इस मैदान की हम बात कर रहे हैं, अभी आप कहोगे 100 तो बनाया था, पर वो इस मैदान पे नहीं था, इस मैदान पे एक ही 50 है 14 इनिंग में। तो ये दोनों प्लेयर ना आपके लिए बिलो एवरेज है। हाँ, ये कह सकते हैं कि सैम हार्पर इस साल अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कैंपबेल 31 का एवरेज है, 50 इन्होंने नहीं किया, 94 रन टोटल बनाए। मैक्सवेल का 46 का एवरेज है, 10 बड़े स्कोर हैं, और स्टोइनिस के पास में 8 बड़े स्कोर हैं। मतलब देखा जाए तो हर चौथी इनिंग में मैक्सवेल के बल्ले से और लगभग हर 5वीं इनिंग में स्टोइनिस के बल्ले से एक बड़ा स्कोर आ जाता है। फिर आते हैं कार्टराइट की तरफ, जिनका 40 का एवरेज है। इनका बैटिंग डाउन थोड़ा सा नीचे चल रहा है। स्टोइनिस को 20 विकेट भी मिले हैं, करन को 6 विकेट मिले हैं, पीटर को 16 विकेट मिले हैं, स्विप्सन को 11, और हारिस रऊफ के पास में 15 विकेट्स मौजूद हैं। अब पहला नाम है थॉमस का, मात्र 20 का एवरेज, 150, तो अभी के लिए रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। रिसेंटली भी ऐसा कुछ कमाल किया नहीं। आउट कौन कर सकता है? लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म ऑफ स्पिन। सबसे ज़्यादा दिक्कत है ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग से। ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कौन कर रहा है? जोएल डेविस, पर ये पावर प्ले में शायद ना मिले। केर और बेन डुआर्सिस मिल सकते हैं, तो बेन डुआर्सिस दूसरा ऑप्शन है जो आउट कर देगा। तीसरा अगला नाम सैम हार्पर। सैम हार्पर ने इस साल अच्छा खेला है, 55, 110, 29, 37 और 20। चूंकि इसके पहले अगर आप जाओगे ना तो आपको देखने मिलेगा बहुत गंदा खेलते थे, क्योंकि आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूं, इन्होंने अपनी पिछली 29 इनिंग में रन बनाए हैं टोटल 668, ठीक है। पिछली 29 इनिंग की बात कर रहा हूं जो इन्होंने पिछले 1 से 2 सालों के अंदर खेली है। अब इन 668 में से सीधा सीधा आप ये देखिए 100, 50, 150, 160, 160 और ये 40 लग समथिंग बैठेगा 200, 200 के बाद 250 रन। 250 रन आप इसमें से सीधा सीधा कम कर दीजिए। अब बचे कितने रन? इनके रन बचेंगे ऑलमोस्ट 400 के आसपास। तो मतलब 1 2 3 2 5 5 24, इससे पहले इन्होंने 24 इनिंग में रन बनाए थे सिर्फ 400। 24 इनिंग में सिर्फ 400 रन थे, और ये इनने 250 रन ये अपनी पिछली 5-6 इनिंग में बनाए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले सालों तक ये कैसा खेल रहे थे। इस साल हालांकि अच्छा खेला है, तो आप इसलिए टीम में पिक कर सकते हो, क्योंकि इस साल अच्छा कर रहे हैं। ऑफ स्पिन के सामने ये 5 बार अपना विकेट दे चुके हैं, पर इस टीम के पास में कोई ऑफ स्पिनर नहीं है। सेकेंड इनिंग में इन्होंने ज़्यादा अच्छा खेला है। इसके बाद है कैंपबेल, ठीक ठाक बैटिंग रही है अभी तक, तो 33, 29, 28, 41, 21 का एवरेज है। मतलब ऑलमोस्ट ड्रीम टीम वाला काम देखने मिला है, इसलिए इनको भी लेके चल सकते हैं। अगला नाम है ब्लैक मैकडोनाल्ड का, जिन्होंने 7 पारियों में 194 और 1 बार 50 किया है। हाल फिलहाल में मैंने इनको छोड़ा है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से, क्योंकि हमारे पास उसके बाद मैक्सवेल, जिनका इस मैदान का रिकॉर्ड अच्छा है और रिसेंटली भी ठीक है, पहले बैटिंग करते हुए अच्छा, कुछ ओवर की गेंदबाजी। इसके अलावा स्टोइनिस आपको मिलते हैं, जिनका भी इस मैदान का रिकॉर्ड अच्छा है, 33 विकेट और 28 का एवरेज है। ये 2 प्लेयर और हमें लेके चलना पड़ा है, क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर रहे हैं। इसके अलावा इस ग्राउंड पर खेलना पसंद करते हैं, जो कि इनका होम ग्राउंड है और सालों से खेल रहे हैं। इसलिए इन दोनों में से किसी भी एक के बल्ले से आपको 50 देखने मिल सकता है। अब आप आ जाइए कार्टराइट की तरफ, जिनका बैटिंग डाउन थोड़ा ज़्यादा ही नीचे हो जाने की वजह से हम इनको नहीं रख पा रहे हैं, बाकी ये प्लेयर ठीक ठाक है। इसके बाद है टॉम करन। टॉम करन की गेंदबाजी ठीक है, आप देखेंगे 1 3 3 3, और क्योंकि डेथ ओवर में बॉलिंग मिल रही है, पावर प्ले में मिल रही है, फायदा मिला है। 33 में 33 विकेट है। पहले बॉलिंग करते हुए ज़्यादा फायदेमंद है कंपेयर टू सेकेंड इनिंग। अगर सेकेंड में बॉलिंग कर रहे हैं तो फिर छोड़ देने में ही भलाई है। इसके बाद पीटर सिडिल। पीटर सिडिल ने अच्छा किया है अभी तक, और सबसे अच्छी बात है कि दोनों इनिंग में अच्छा करते हैं, इसलिए पीटर सिडिल आपके दोनों इनिंग्स में बेहतर ऑप्शन है। स्विप्सन के लिए अभी आपको जगह निकालने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। अगर विकेट मिलते हैं तो किस्मत कह सकते हो, बाकी विकेट से मदद नहीं है, मतलब पिच से मदद नहीं है। और हारिस रऊफ तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अंदर अच्छा करते हैं, इसलिए रऊफ को हम लेकर चलेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सिडनी की तरफ। सिडनी के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ तक अगर आपको मेरी सारी बातें एक क्रमबद्ध तरीके से, अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और नहीं करोगे तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। कर दीजिएगा। चलिए, डैनियल और बाबर आजम, ठीक है, ये ओपन कर रहे हैं। जोशुआ फिलिपे, मोजिस हेनरिकेस, जॉर्डन सिल्क। अच्छा, इस साल ना बड़े कुछ नए ऐसे प्लेयर भी अच्छा कर रहे हैं जो पहले अच्छा नहीं किया करते थे। उसमें एक नाम जोशुआ फिलिपे का भी है, ठीक है।
जैक एडवर्ड नंबर 6 खेल रहे हैं, लगभग 3 ओवर आपको सामने दिख ही रहे होंगे इनके, 2 ओवर पावर प्ले के और एक डेथ ओवर। इसके बाद सैम करन खेलेंगे तो ये पावर प्ले डेथ ओवर में मिलाकर लगभग 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी ये भी कर देंगे। जोएल डेविस अभी 2 ओवर आपको दिख रहे हैं, तो ये 2 ओवर आप देख ही लीजिए। बेन डॉर्सिस भी आपको 2 ओवर दिख रहे हैं, जो अब लेकिन इनके ओवर पावर प्ले में शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि करन आ जाएंगे डेथ ओवर के लिए। सीन एबॉट ये भी आपको 2 ओवर नजर आ रहे होंगे और हेडन केयर के भी 2 ओवर आपको नजर आ रहे होंगे। तो सीधा सीधा सा फंडा अब आपके सामने दिख रहा है, 2 4 6 8 और 8 और 3 11, और 11 के अलावा 3 ओवर सैम करन के जुड़ जाते हैं जो 14 ओवर बन जाते हैं, क्योंकि ये डेथ ओवर में लगभग 2 और पावर प्ले में 1 डाल सकते हैं, किसी एक का एकाधिक ओवर मिस हो जाएगा। ठीक है, अब ओवर कंप्लीट कौन कर लेता है? ओवर कंप्लीट कर सकते हैं सैम करन, पहली चीज। एक और बेन डॉर्सिस आपके ओवर कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा सीन एबर्ट के लगभग 3 ओवर, हेडन केयर का लगभग 3 ओवर, जोएल डेविस के लगभग 3 ओवर आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ओवर्स का जो कोटेशन है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब रिकॉर्ड देख लेते हैं। डैनियल का रिकॉर्ड इस मैदान पे अच्छा नहीं है। ठीक है, जोशुआ फिलिपे का रिकॉर्ड 23 का एवरेज है, हेनरिकेस का 22 का एवरेज है और सिल्क का 50 का एवरेज है। चूंकि आप ये कह सकते हैं कि सिल्क का रिकॉर्ड नॉट आउट रहने की वजह से अच्छा हो सकता है, लेकिन एक और रीजन है, वो ये कि हमने यहां पर देखा है कि नीचे के प्लेयर को मौका मिला है स्कोर करने का। इसके बाद बॉलिंग में बेन डॉर्सिस के पास 14 विकेट्स हैं, सीन एबॉट के पास में 16 विकेट्स हैं और हेडन केयर के पास में 2 विकेट मौजूद हैं। अब पहला डैनियल का नाम देखो, डैनियल ने 2 मैचेस में ही अच्छी बैटिंग की है। अगर आप इन 2 मैचेस के लिए रखना चाहते हो रख सकते हो, लेकिन जब आप दूसरे ओपनर की तरफ जाओगे ना तो आप देखोगे कि ये खिलाड़ी तगड़ा है, लेकिन इन्होंने भी सिर्फ 2 ही मैचेस में स्कोर किया है। इसके अलावा ये तो 10 रन भी नहीं बना पाए। तो कुल मिलाकर दोनों ही प्लेयर इक्वल हैं। अगर इनको लेते हैं तो 10 का भी खतरा है, और अगर चल जाते हैं तो फिर 50 तो पक्का है। तो दोनों में से एक को ही रख के चल रहा हूँ हाल फिलहाल में। ये 50-50 वाला मौका है। इसके बाद जोशुआ फिलिपे है। दोस्तों ये स्टार्टिंग के 3 मैचेस में कर तो दिया है और इसी की वजह से इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी ज़्यादा बन रहा है, पर ये खिलाड़ी उतना बेहतर ऑप्शन रहेगा नहीं मेरे हिसाब से। पर ठीक है, लेफ्ट आर्म बॉलर इनको आउट कर जाता है, मैं लेके चल रहा हूं, पर मैं उतना बेहतर मतलब कंफर्टेबल नहीं रहूंगा इनके साथ में। मोजिस हेनरिकेज भी कुछ ऐसे ही प्लेयर हैं, 28 का एवरेज, 350 है और 2 विकेट इनके खाते में शामिल है, पर गेंदबाजी नहीं करेंगे, उनको फास्ट बॉलिंग परेशान करेगी। जॉर्डन सिल्क का बैटिंग डाउन हमेशा समस्या बना रहता है, हो सकता है कि नीचे आ जाए, क्योंकि एक और प्लेयर आपको मिलता है जैक एडवर्ड का, ये प्रमोट कर लेते हैं कई बार इनको। ठीक है, बैटिंग एवरेज 19 है और 37 विकेट है। हाल फिलहाल में ये टीम में जगह बना रहे हैं। आप देखिए 46-32 का स्कोर भी किया है पहले, तो ये कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में भी शामिल है। इसके बाद अगला जो नाम आपको मिलता है सैम करन, ये भी ऊपर आ सकते हैं खेलने। एक और समस्या है, इस वजह से भी मैं थोड़ा सा उनको लेकर कंफ्यूज हूं कि उनको लिया जाए या नहीं, पर मैंने सैम करन को लिया हुआ है। 93 विकेट और 36 का एवरेज है। कई बार इनको ओपन भी करा लेते हैं, कभी 1 डाउन कभी 2nd डाउन। बिग बैश लीग के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं रहते हैं। ठीक है, इसके बाद है जोएल डेविस, इन्होंने अच्छा किया है बॉलिंग से, 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट है, पर अब शायद बल्लेबाजी नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी बल्लेबाजी भाई? बल्लेबाजी इसलिए नहीं मिल पाएगी क्योंकि सैम करन बढ़ गए हैं। ठीक है, बेन डॉर्सिस ये पावर प्ले के कमाल गेंदबाज, पहली इनिंग के और अच्छे गेंदबाज हैं, तो पहली इनिंग में रख लीजिएगा। सीन एबॉट डेथ ओवर में कर रहे हैं, पहली इनिंग के लिए बेहतर ऑप्शन है इनका। हालांकि 2nd इनिंग का रिकॉर्ड भी अच्छा है, पर ये पहली इनिंग में बेहतर करते हैं। हेडन केयर अच्छा प्लेयर है बैटिंग के मामले में, पर अभी के लिए उतना अच्छा चल नहीं रहे तो छोड़कर चलेंगे। और अब आ जाते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी पे। देखो जैक एडवर्ड, मार्कस स्टोइनिस, सैम करन, 3 ऑलराउंडर जो कैप्टन वाइस कैप्टनसी का काम कर सकते हैं। इसके अलावा गेंदबाजों में एक बेन डॉर्सिस है, एक टॉम करन है, एक हारिस रऊफ है, जिन पर रिस्क लिया जा सकता है कैप्टन और वाइस कैप्टनसी का। अब टीम कॉम्बिनेशन सैम और जोशुआ फिलिपे, डैनियल और कैलावे, स्टोइनिस, करन एडवर्ड, सिडिल, डॉर्सिस और रऊफ को टीम में रखा हुआ है। जो थोड़े बहुत फेरबदल होंगे ना वो होंगे टॉस के बाद। ठीक है, और टॉस के बाद कहाँ होंगे? टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम अगर नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिएगा। और 1-2 दिन की समस्या ही और है जो मैंने आपको बता दी है अभी। थोड़े बहुत जगह के मैचेस और बचे हैं, अधिकतर जगह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे तो फिर फ्री हो जाएंगे। देखो जीतने वाली बात इसलिए नहीं आती क्योंकि साल भर प्रैक्टिस नहीं करते हैं अपन, यही बस क्रिकेट के सीज़न में उठ के निकल कर आते हैं, मैचेस खेलते हैं और फ्री हो जाते हैं, क्योंकि नौकरी भी तो करनी है।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।